स्टार्ट करते हैं आज की संविधान की पहली कक्षा, जिसका पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था। और हम लोग को भारतीय राज्य व्यवस्था 28 दिन पे ख़त्म करनी है। 28 से 30 दिन पे पूरे टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक हम लोग पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था ख़त्म कर देंगे। BEO के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम के लिए एक एक टॉपिक देखेंगे, एक एक टॉपिक को पूरा धीरे धीरे कर लेंगे। हम ज़्यादा इसको लेंदी या डीप पे नहीं पढ़ेंगे। जितने क्वेश्चंस हम लोगों के ज़रूरी हैं BEO के एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत का संवैधानिक इतिहास। हम लोगों को संविधान की ज़रूरत कहाँ से पड़ी? क्योंकि जो संविधान भारत का बना है एक साथ नहीं बना कि एक दिन में बन गया हो, इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरा हुआ है। ठीक है, इसका भी अपना एक इतिहास है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश शासन रहा 200-250 साल। ब्रिटिशों ने हम लोग क्या शासन किया, डच आए, पुर्तगाली आए, सब लोगों ने यहाँ पे अपने अपने राज्य किए। इसलिए एक एक संविधान होता क्या है? संविधान का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनता है समधन विधान। ठीक है, विधान का मतलब होता है कानून। सम का मतलब या समस्त या सभी ले सकते हो, समस्त या सभी कानून। ठीक है, संविधान का मतलब होता है जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए जो भी नियमों या कानूनों की आवश्यकता पड़ती है उसको जिस किताब में समाहित किया जाता है, या कानून की पुस्तक। संविधान को हम क्या बोलते हैं? कानून की पुस्तक भी बोलते हैं। ठीक है, तो संविधान क्या है? जहाँ पे समस्त विधान या समस्त कानून लिखे हुए हैं किसी भी राज्य व्यवस्था या देश को चलाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? संविधान। ठीक है, इसका एक क्रमिक विकास है। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा जो भी शासन व्यवस्था हम लोगों के यहाँ दी गई, वो शासन व्यवस्था कई तरीके से आई और उसी का क्या हुआ? इतिहास हमारा संवैधानिक इतिहास कहलाता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है वो देखते हैं। भारत में कहाँ से स्टार्टिंग होती है संवैधानिक इतिहास के विकास की? कहाँ से संविधान बनना स्टार्ट होता है, प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले एक युद्ध होता है। सबसे पहले जो इसकी यहाँ भूमिका पड़ती है, तो इसको मानते हैं हम लोग 23 जून 1757। 23 जून 1757 को एक युद्ध होता है जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध एक घटना घटित होती है भारतीय इतिहास में। 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध था। प्लासी का युद्ध हुआ किसके बीच में था? तो प्लासी का युद्ध था बंगाल का नवाब। कौन था? बंगाल का नवाब। और दूसरी साइड था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस 1757 में बंगाल का नवाब था आपका सिराजुद्दौला। ये बंगाल का नवाब था और ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से लड़ रहे थे लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव। ये युद्ध होता है और इस युद्ध में हार होती है सिराजुद्दौला की और जीत होती है लॉर्ड क्लाइव की। ठीक, इस घटना के बाद से कुल मिला के ये समझिए, एक एग्जाम्पल छोटा सा देता हूं कि आपका घर है, आप अपने घर पे रह रहे हो, आपने रेंट में किसी व्यक्ति को रखा हुआ है और वो व्यक्ति कुछ सालों से आपके यहाँ रह रहा है। अचानक क्या होता है कि आप उस व्यक्ति से बोलते हो या कुछ मतभेद होते हैं। मतभेद होने के बाद आपस में आपकी लड़ाई होती है और लड़ाई होने के बाद आपके उस कमरे में अधिकार कर लेता है कौन? जो आपके यहाँ से रेंट में रह रहा है। कहने का मतलब कि अंग्रेज हम लोग के यहाँ पे आए थे, अंग्रेज यहाँ पे रह रहे थे, यहाँ पे व्यापार करने आए थे, लेकिन हमारे घर में घुस के ही हमारे ऊपर चढ़ाई करके क्या किया था? उन्होंने बंगाल को जीत लिया था। बंगाल जो कि एक बहुत बड़ा प्रांत था, अब वो किसके सत्ता में आ गया था? ब्रिटिश सत्ता में आ गया था। ठीक है, एक घटना तो ये होती है। दूसरी घटना होती है 22 अक्टूबर 1764 में, और इस घटना को हम बोलते हैं बक्सर का युद्ध। क्या बोलते हैं? बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतिहास की ये दूसरी घटना थी। यह युद्ध होता है, इसमें 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस युद्ध में। संयुक्त रूप से था ये युद्ध जिसमें बंगाल का नवाब, दूसरा था आपका अवध का नवाब, तीसरा था आपका मुगल नवाब।
मुगल नवाब। ठीक है, बंगाल का नवाब था मीर कासिम। अवध का नाम था सिजाउद्दौला। और मुगल नवाब था आपका शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। और यह युद्ध हुआ था किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी से। और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो बोलना हेक्टर मुनरो कर रहा था। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में यह तीनों संयुक्त रूप से क्या होते हैं? हार जाते हैं। और किसकी जीत होती है? हेक्टर मुनरो की जीत होती है। ठीक है, तो बंगाल, अवध और मुगल नवाब जब तीनों हारते हैं तो अब अंग्रेजों के अंडर पे एक बहुत बड़ा क्या आ गया था? हिस्सा आ चुका था। ठीक है, तो अब यहीं से इन दो युद्धों के बाद अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता है। कहां पर? भारत में भूमिका बन जाती है। पूरी तरीके से भारतीय राजनीति का हिस्सा अंग्रेज अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस घटना के बाद से दो चीजें और होती हैं। ठीक है, इसके बाद से क्या होता है? दो तीन क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद में दो संधि होती हैं। एक होती है पहली संधि, जो आपकी होती है किसमें? लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य। ठीक है, दूसरी संधि होती है लॉर्ड क्लाइव और सिजाउद्दौला के मध्य। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के बाद बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी, बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी किसको मिल जाती है? अंग्रेजों को मिल जाती है। अंग्रेजों को मिल जाती है इस संधि के द्वारा। ठीक है, इस संधि के द्वारा बिहार, उड़ीसा, बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को मिल जाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि बंगाल में द्वैध शासन का जनक कौन था? बंगाल में द्वैध शासन का जनक कौन था? द्वैध शासन का जनक कौन था? तो बोल देना, इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड क्लाइव। कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। भाई लॉर्ड क्लाइव क्यों था? क्योंकि जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध होने के बाद बंगाल का नवाब को हरा दिया था लॉर्ड क्लाइव ने। और कौन जीत गया था? लॉर्ड क्लाइव। तो सीधी सी बात है, जब लॉर्ड क्लाइव वहां जीत गया था तो वहां दोहरा शासन था। दोहरा शासन का मतलब ये था कि वहां पे अंग्रेजी शासन, मतलब वहां का शासक तो और कोई दूसरा था, मीर जाफर वहां पे राज कर रहा था, लेकिन किसके अंडर पे कर रहा था? लॉर्ड क्लाइव के अंडर पे कर रहा था। ठीक है, वो जो कानून बंगाल के लिए बना रहे थे, कौन बना रहा था? लॉर्ड क्लाइव बना रहा था। ठीक है, गवर्नर बना रहा था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये निकलता है। और बोले द्वैध शासन कब रहा है? तो ये 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन रहा है। ठीक है, 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन रहा है। लॉर्ड क्लाइव का शासनकाल भारत में दो बार रहा है। एक 1757 से लेकर 1760 तक रहा है, और दूसरा 1765 से लेकर 1767 तक दो बार रहा है।
पहली बार 1757 से 1760, इसके बाद 1765 से लेकर 1767 तक 2 बार इसका शासनकाल लॉर्ड क्लाइव का भारत में रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा, अब भाई 1772 तक क्यों रहा? अब इसके बाद से क्या हुआ, जब ये चीज 2 चीजें हो गई तो इसके बाद से जो क्वेश्चंस बनते हैं कि जो भारत में शासन था, भारत में शासन के लिए जो कानून निर्माण था, भारत में शासन के लिए जो कानून निर्माण था, वो कानून निर्माण कौन करती थी? ब्रिटिश संसद करती थी। कौन करती थी? ब्रिटिश संसद करती थी। ठीक है, अब यहां से भारत का इतिहास, संवैधानिक इतिहास शुरू होता है। ठीक है, कौन करती थी? ब्रिटिश संसद करती थी। अब इसको अध्ययन की दृष्टिकोण से हम क्या करेंगे, 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। भारत में जो कानून पारित किए गए वो कानून 2 तरीके से पारित किए गए। एक था आपका क्या, कंपनी के द्वारा पारित अधिनियम। ठीक, इसके बाद यहां क्या था, ब्रिटिश महारानी द्वारा पारित नियम। ठीक है, कंपनी के द्वारा कौन कौन से अधिनियम आए तो आप बोल लो 1773, फिर इसके बाद आया 1784, फिर इसके बाद आया 1786, फिर इसके बाद आया 1813, इसके बाद आया 1833, फिर इसके बाद आया 1853। ये जो अधिनियम आए थे भारत में, इस अधिनियम को किसने पारित किया था? ये अधिनियम लाए गए थे कंपनी के द्वारा। इसके बाद यहाँ पे आपका 1858, 1909, 1919 और 1935 के जो अधिनियम आए थे, इस अधिनियम को पारित किया था किसने? ये अधिनियम बनाए गए थे ब्रिटिश की महारानी के द्वारा। ठीक है, अब इसके बीच में कब आवश्यकता पड़ी, एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बीच में एक सन पड़ता है 1857, और सबको पता है कि 1857 में क्या हुआ था, भारत के इतिहास की पहली क्रांति, और सन 1857 की पहली क्रांति हुई थी। इस पहली क्रांति के बाद भारत के संवैधानिक इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। ठीक है, तो 1773, 1784, 1786, 1813, 1833 और 1853, यह 1757 से पहले की जो अधिनियम थे, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में शासन करने के लिए किए गए थे। लेकिन जब 1757 की क्रांति होती है, 1757 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होता है, तो तब ब्रिटिश सरकार ये सोचने में मजबूर हो जाती है आखिर भारत में इतना बड़ा विद्रोह क्यों हुआ। तो तब पता चलता है कि कंपनी वहां पे बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रही है। तो इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद सन 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया जाता है। ठीक है, और अब इसके बाद से जो भी शासन व्यवस्था है ब्रिटिश महारानी अपने अंतर्गत ले लेती है, अपने अंडर में ले लेती है। ठीक है, तो अब यहां से क्वेश्चंस आपके बनना स्टार्ट होते हैं। अब धीरे धीरे एक एक एक्ट को देखेंगे और एक एक एक्ट में देखेंगे कौन कौन सी चीजें आई थी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला एक्ट देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको नियामक कानून भी कहते हैं। नियामक कानून भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी? इसमें सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि यह
अंग्रेजों द्वारा, यह अंग्रेजों द्वारा भारत में शासन करने का, भारत में शासन करने का प्रथम लिखित अभिलेख था, प्रथम लिखित अभिलेख था। इससे पहले जो भी यहाँ पे व्यवस्थाएं बनाई जाती थी वो लिखित नहीं होती थी, लेकिन ये पहला लिखित था। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा पॉइंट था कि बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाएगा, गवर्नर जनरल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गवर्नर जनरल कहा जाएगा। अब इस पॉइंट को समझते हैं, भारत के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाएगा। इस पॉइंट पे क्या है? इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले चीजें देखिए, भारत में उस टाइम पे बॉम्बे के बाद मद्रास और कोलकाता, ये क्या थी? ये 3 प्रेसिडेंसी थी। ब्रिटिश प्रेसिडेंसी बोलते थे उस टाइम पे। कितनी प्रेसिडेंसी थी? 3 प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिश की। ठीक है, और प्रत्येक प्रेसिडेंसी का क्या होता था? एक गवर्नर होता था। ठीक है, जो क्या करता था? उस क्षेत्र के लिए नियम और कायदे बनाता था, रूल एवं रेगुलेशन बनाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या कहा गया? अब ये कहा गया, सॉरी यहां पे कोलकाता नहीं है, बंगाल है। ठीक है, तीनों के लिए अलग अलग थे। जैसे बात करते हैं, सीधे से एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे बांदा की बात करते हैं तो बांदा में कितने हैं? बांदा, चित्रकूट, महोबा और हमीरपुर। यहाँ के सब क्या होते हैं? डीएम अलग अलग होते हैं। प्रत्येक डीएम अपने जिले के लिए क्या करता है? रूल एवं रेगुलेशन बनाता है। लेकिन इन चारों पर कंट्रोल करने के लिए एक मंडलायुक्त होता है कि नहीं होता? उसी तरीके से क्या किया गया कि पहले तो सब लोग अलग अलग बनाते थे अपने नियम कायदे, लेकिन जब यह रूल आया सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें कहा गया कि अब जो बंगाल का गवर्नर होगा उसको गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो मद्रास और बंगाल के गवर्नर थे, अब किसको रिपोर्ट करेंगे? बंगाल के गवर्नर को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? किसको करेंगे? बंगाल के गवर्नर को करेंगे। ठीक, अब इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था इसमें? अब इसमें तीसरा पॉइंट था कि कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, ये प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? ये प्रावधान किया गया था 1773 के एक्ट में कि कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। लेकिन स्थापना पूछे कब हुई थी? तो स्थापना 1774 में की गई थी। कब की गई थी? 1774 में की गई थी। 1774 में की गई थी। और इसके अगर बोले कि मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो थे सर एलिहाज इम्पे। और इनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। ठीक है, सर एलिहाज इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और इसके अलावा 3 क्या थे? अन्य न्यायाधीश भी थे। ठीक है, इसके अच्छा एक चीज और याद रखना, इसमें एक पॉइंट, ये जो बोल रहा है ना कि सर्वोच्च न्यायालय था, तो याद रखना जो कलकत्ता में बनाया गया था यह सर्वोच्च न्यायालय तो था, लेकिन इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध भी आप लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल पे क्या कर सकते थे? अपनी अपील दायर कर सकते थे। अगर आप इसके निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो इस निर्णय के विरुद्ध आप कहां जा सकते थे? प्रिवी
कहाँ जा सकते थे? प्रीवी काउंसिल, ये कहाँ पे थी? लंदन में स्थित थी। ठीक है, लंदन में। नाम की तो सर्वोच्च न्यायालय था ये, लेकिन अगर इसके निर्णय के विरुद्ध आप कहां पे अपील कर सकते थे? तो प्रीवी काउंसिल पे आप इसका कर सकते थे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे जो इससे निकलते हैं। अब एक पॉइंट और है, बहुत बेहतरीन पॉइंट निकलता है कि वह कौन सा गवर्नर था, वह कौन सा गवर्नर था जिसने बंगाल में नवाब के पद को खत्म किया था। याद रखना, तो बंगाल में जो नवाब का पद था, बंगाल नवाब के पद का अंत किया था वारेन हेस्टिंग ने। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, ठीक है। जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बोलना, बंगाल का गवर्नर था रोजर ड्रेक। कौन था? रोजर ड्रेक। बंगाल का गवर्नर था रोजर ड्रेक। बंगाल का गवर्नर रोजर ड्रेक था। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? प्रथम गवर्नर कौन था? तो बोलना लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव कौन था? लॉर्ड क्लाइव प्रथम गवर्नर था, क्योंकि इसी ने सिराजुद्दौला को हराकर जीता था। ठीक है, इसके बाद पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। ठीक है, 1772 में इसने क्या किया था? 1772 में नवाब पद का अंत कर दिया था, और 1773 में क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था। ठीक है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। जिस टाइम पे ही ये गवर्नर था 1773 में, उसी टाइम पे ये अधिनियम आया था। और इस अधिनियम के आने के बाद क्या कहा गया था कि जो बंगाल का गवर्नर होगा उसको क्या कर दिया जाएगा? गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो इसीलिए पूछा जाएगा कि प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन बन जाएगा? वारेन हेस्टिंग। कौन बन जाएगा? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके इस चैप्टर से बहुत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, ये पहला लेक्चर है। इसी तरह थोड़ा छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बड़े वीडियो लेंदी हो जाते हैं, पढ़ने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है, फिर टाइम ज़्यादा दे नहीं पाते, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों पे। आज कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक कानून, जिसके बारे में हमने देखा कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अगला होगा 1784, 1786, 1813, 1833। धीरे धीरे सभी एक्ट में 2 क्लासों में इसको पूरा खत्म कर देंगे, भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।